हेलो पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। तो स्वागत है आपका थर्मोडायनामिक्स के इस अगले वीडियो में। तो पहले दो टॉपिक्स में हमने बात करी थी थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की, और उसके बाद हमने बात किया था एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक की, और वो था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। यार ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, क्योंकि थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में हम सॉलिड और लिक्विड की डिस्कशन को ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर तुमने उस वीडियो को नहीं देखा तो उस वीडियो को जाके ज़रूर देखो। और यार जहाँ तक बात है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की, तो वो ऐसा चैप्टर है जो इस वाले चैप्टर का बेस फॉर्म करता है, फाउंडेशन फॉर्म करता है। तो थर्मोडायनामिक्स इज द प्लेस फ्रॉम वेयर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर एक्चुअली बीइंग आस्क्ड। तो यार ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि तुम पेन और कॉपी लेके बैठो और वीडियो को पूरा एंड तक देखो। तो चलो यार शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले यार अगर थर्मोडायनामिक्स की शुरुआत करें तो हम सबसे पहले कुछ लॉज देख लेंगे, फिर कुछ प्रोसेसेस देखेंगे, उनके ग्राफ देखेंगे, उनमें वर्क डन और उनमें टेम्परेचर चेंज देखेंगे। उसके बाद कैरनॉट साइकिल को देखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे ताकि ये पूरा चीज़ तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए। तो यार सबसे पहले आता है जीरोथ लॉ। सो व्हाट डज जीरोथ लॉ सजेस्ट। यार जीरोथ लॉ का पहले मैं तुम्हें हिंदी में बता देता हूँ। यार एक ये बॉडी सी है, ए बी है, ये एक बॉडी ए है, और मान लो दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में है। सो व्हाट डू आई मीन व्हेन आई से दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि दोनों का टेम्परेचर सेम है, देयर इज नो हीट फ्लो बिटवीन देम। और यार क्योंकि अगर टेम्परेचर दोनों का सेम हो गया तो दोनों में ऑटोमेटिकली हीट फ्लो नहीं होने वाला, क्योंकि हीट फ्लो होने का बस एक ही रीज़न होता है, और वो होता है टेम्परेचर को सेम कराना किन्हीं भी दो बॉडीज़ का। तो यार थर्मल इक्विलिब्रियम में, और यार यहाँ पे एक बॉडी है जो सी, वो बी के साथ सेपरेटली थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो यार ये बस ये कहता है कि इफ ए एंड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम एंड बी एंड सी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम सेपरेटली, देन ए एंड सी आर ऑटोमेटिकली इन थर्मल इक्विलिब्रियम। तो यार बस ये कहता है कि इफ टू बॉडीज आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम and the third body is in thermal equilibrium with the second body, then the first body and the third body are in thermal equilibrium। काफ़ी सिंपल सा लॉ है यार, काफ़ी बेसिक सा लॉ है। टी ए इक्वल टू टी बी इक्वल टू टी सी जैसा कुछ होने वाला है यहाँ पे। बस जो फर्स्ट लॉ है, या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स भी काफ़ी बेसिक से ही है। एंड फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो यार तुम देख सकते हो या ये जो है कि जो हीट एक्सचेंज हो रहा है वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन के इक्विवेलेंट है। तो यार ये जो लॉ है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस तुम्हारे यहीं से बनने वाले, और ये केमिस्ट्री में भी काफ़ी यूज़ होता है। तो आई सजेस्ट यू कि तुम इसे ध्यान से देखो। बस यहाँ पे साइन बदल जाता है मगर कंसेप्ट काफ़ी हद तक सेम है। तो यार तुम इसे ध्यान से देखना, क्योंकि अब हम इसे अच्छे से डील करने वाले हैं। तो यार फर्स्ट लॉ के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो जो फर्स्ट लॉ है ये यहाँ पे तुम देखो। पहले मैं तुम्हें स्टेटमेंट बता देता हूँ ताकि तुम ध्यान से इसे नोट डाउन कर लो। तो यार जो फर्स्ट लॉ है, व्हाट डज इट स्टेट। इट स्टेट्स दैट व्हेन heat is supplied to a body, a part of it changes internal energy and a part changes and a part does work। तो यार काफ़ी सिंपल सा फैक्ट है ये, और ये तुम्हें काफ़ी क्लियर होना चाहिए। यार जब हम फॉर्मूला को लिख रहे हैं तो हम लिख रहे हैं डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। यार हमें नहीं पता है डेल्टा यू क्या है, डेल्टा डब्ल्यू क्या है, डेल्टा क्यू क्या है, बट यार हमें एक चीज़ पता चलता है फर्स्ट लॉ से कि अगर हम किसी भी बॉडी को हीट सप्लाई कर रहे हैं या फिर हीट एक्सचेंज हो रहा है या तो हीट निकल रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो यार उसमें से कुछ पार्ट इंटरनल एनर्जी पे इफेक्ट डाल रहा होगा, यानी कि टेम्परेचर चेंज कर रहा होगा, और कुछ पार्ट वर्क डन कर रहा होगा, मैकेनिकल वर्क। दिस इज ऑलवेज मैकेनिकल वर्क। हमारे सिलेबस में नॉन मैकेनिकल वर्क नहीं है until and unless it is mentioned in the question।
तो यार ये मैकेनिकल वर्क कर रहा होगा, समझ रहे हो क्या मेरी बात को? तो यानी कि मतलब वॉल्यूम में चेंज ला रहा होगा, क्योंकि पी डी वी इज द फॉर्मूला फॉर वर्क डन। काफी सिंपल सा फॉर्मूला था ये। तो यार ये चीज तुम्हें याद होनी चाहिए, फर्स्ट लॉ। और अब अगर सेकेंड लॉ की बात करें, तो यार सेकेंड लॉ में एक केल्विन स्टेटमेंट आता है। सो यार केल्विन स्टेटमेंट काफी सिंपल सा चीज है। देखो केल्विन स्टेटमेंट क्या कहता है, सेकेंड लॉ केल्विन स्टेटमेंट ही है, अगर मैं तुम्हें एक्चुअली बताऊँ तो यार केल्विन स्टेटमेंट कहता है हीट इंजन ऑपरेटिंग कैन नेवर हैव इट्स एफिशिएंसी एज यूनिटी। यार मतलब बस ये कहता है हीट इंजन ऑपरेटिंग कैन नेवर हैव इट्स एफिशिएंसी एज यूनिटी। यार अब भी इतना ज़्यादा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होने के बाद भी, इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट होने के बाद भी, हीट इंजन स्टीम टरबाइंस आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड सोर्सेज ऑफ एनर्जी। और एक केल्विन स्टेटमेंट बस इसी रिगार्डिंग में एक बात कहता है कि हीट इंजन कैन नेवर हैव इट्स एफिशिएंसी टू बी यूनिटी। मतलब अगर वो कुछ वर्क डन कर रहा है और कुछ हीट सप्लाइड है, नेवर इक्वल टू वन। यार क्योंकि ये हमेशा कुछ ना कुछ पार्ट डेल्टा यू में जा रहा होगा किसी भी प्रोसेस में, अगर वो किसी भी टाइप का प्रोसेस है, 4 स्टेप प्रोसेस, 5 स्टेप प्रोसेस, 6 स्टेप प्रोसेस, इन्फिनाइट स्टेप प्रोसेस, अगर मतलब वो रिवर्सिबल प्रोसेस है, वो किसी भी टाइप का प्रोसेस है, कुछ भी कर लो तुम, दिस कैन नॉट बी इक्वल टू वन इन द एंटायर प्रोसेस। और यार जब मैं एफिशिएंसी की बात करता हूँ, तो यार ये बहुत सी जगह तुम्हें नहीं बताया जाएगा, पर मैं ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि बच्चे यहाँ पे बहुत गलती करते हैं, मैंने अपने दोस्तों को गलती करते हुए देखा है। यार मैंने देखा है एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वर्क डन बाय हीट सप्लाइड। या वर्क डन पॉजिटिव है कि नेगेटिव, तुम्हें उसका एल्जेब्रिक सम लेना है, मगर हीट सप्लाइड जो तुम लिखते हो वो लिखोगे हमेशा तुम पॉजिटिव हीट। और यार वर्क डन हमेशा एक क्लोज, एफिशिएंसी जो होता है वो हमेशा एक क्लोज साइकिल का होता है। अगर साइकिल इस टाइप का है, ग्राफ इस टाइप का है, तब साइकिल मतलब क्या, मतलब तुम जहाँ से आ रहे हो फिर वहीं जा रहे हो वापस। और कभी भी इस प्रोसेस की एफिशिएंसी तुमसे नहीं पूछेगा, क्योंकि यार यहाँ पे हीट सप्लाइड पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर ऐसा प्रोसेस है तो पॉजिटिव है, और ऐसा प्रोसेस है तो वो नेगेटिव है। और हमने फॉर्मूला में क्या देख लिया, हीट सप्लाइड जो है वो पॉजिटिव हीट सप्लाइड, एक्चुअल में जो हीट सप्लाइड है वो हमें लिखना होता है एफिशिएंसी में। तो आई होप यार तुम्हें तीनों स्टेटमेंट्स थर्मोडायनेमिक्स के लॉस के क्लियर है। अब यार चलो आगे बढ़ते हैं और सबसे पहला प्रोसेस देखते हैं। या तो जो सबसे पहला प्रोसेस है वो है आइसोथर्मल प्रोसेस। तो यार आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करते हैं। सो आइसोथर्मल मतलब थर्मली, इसका मतलब सेम, इसका मतलब सेम, और इसका मतलब हीट से रिलेटेड कुछ होता है, मतलब कि टेम्परेचर। तो यार जिस भी प्रोसेस पर टेम्परेचर सेम रहता है, मतलब अगर टेम्परेचर की प्लॉटिंग करूँ या तो वॉल्यूम के साथ या तो प्रेशर के साथ, तो यार टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट एट एनी कोऑर्डिनेट। मतलब ये वॉल्यूम ले लो, तुम प्रेशर ले लो, कोई भी अदर क्वांटिटी ले लो, टाइम ले लो, तो यार टेम्परेचर जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो ऐसे प्रोसेस को आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। तो यार आइसोथर्मल प्रोसेस का ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। अगर मैं बोल रहा हूँ किसी भी चीज़ का ग्राफ बनाना, मतलब पीवी कर्व बनाने की बात हो रही है, क्योंकि जनरली अगर हम पीवी कर्व बना लेते हैं तो उससे किसी भी और कर्व को डिड्यूस करना काफ़ी ईजी हो जाता है। सो पीवी कर्व, लेट्स सी हाउ डज इट लुक लाइक। तो यार पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है, और अगर हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया तो पीवी इक्वल टू सम कांस्टेंट के। तो तुमने अगर मैथ्स में कोनिक सेक्शंस पढ़ा है तो तुम्हें पता होगा कि ये हाइपरबोला कर्व होता है। और अगर नहीं पढ़ा तो भी यहाँ पे तुम देख सकते हो कि यार ये प्रेशर है और ये वॉल्यूम है। ये ग्राफ कुछ इस टाइप का होता है। हम जनरली इतने पोर्शन में इंटरेस्टेड होते हैं, कुछ इस टाइप के ग्राफ्स हमें देखने को मिलेंगे। ऐसे ग्राफ पूरा का पूरा हाइपरबोला होता है, तुम्हें इस बात का फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है।
और यार यहाँ पे तुम देख सकते हो कि हमने नेगेटिव साइड में कर्व नहीं बनाया क्योंकि वॉल्यूम कभी नेगेटिव नहीं होता है। समझ रहे हो क्या मेरी बात को? क्योंकि हाइपरबोला में एक कर्व ऐसे भी आता है तो वॉल्यूम तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकता है, तो इसलिए हमने इस साइड ड्राइंग नहीं किया है। तो यार तुम इतनी चीजें देख चुके हो, तो अब बात करते हैं वर्क डन की। तो यार वर्क डन, तुम सारे फॉर्मूले याद रखो क्योंकि बहुत बार फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, सो T इक्वल टू कांस्टेंट एंड dw इज इक्वल टू pdv। ठीक है, तो यार तुम इंटीग्रेट कर दो दोनों तरफ, और w इक्वल टू pdv का इंटीग्रल। तो यार हमने पढ़ा pv इक्वल टू nRT। अब हमें इंटीग्रेट करना है तो हमें एक सिंगल वेरिएबल के टर्म्स में लाना होगा क्योंकि तो हमें मल्टीपल इंटीग्रेशन अभी आता नहीं है, तो सॉरी हाँ। और सिमिलरली अगर तुम p इस तरफ रखते हो तो जो प्रेशर की वैल्यू वो आ जाएगा nRT बाई वी, nRT इंटू डी वी बाई वी का इंटीग्रेशन v1 से लेके v2। यार तुम यहाँ पे एक चीज नोटिस करो कि हमने टेम्परेचर को बाहर लिख लिया क्योंकि टेम्परेचर वेरिएबल टर्म नहीं है, वो एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है, ln ऑफ v2 बाई v1। So this is the formula which is one of the most important formulas in the thermodynamics chapter, cause many questions have been directly asked। अगर तुम जेई एडवांस की बात करो तो मैचिंग फॉर्म में ऐसे फॉर्मूला से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो यार वर्क डन इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस का फॉर्मूला तुम्हें क्लियर होगा। तो चलो यार आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं आइसो बारिक प्रोसेस की तरह। Yes, so isobaric process is one of the most important processes which you are going to deal with in this chapter। तो आइसोबारिक मतलब क्या यार? बार में हम प्रेशर मेजर करते हैं, यूनिट ऑफ प्रेशर, और आइसो मतलब सेम। तो यार ये ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें प्रेशर की वैल्यू सेम होती है। अगर मैं तुम्हें बताऊं, इफ दिस इज प्रेशर एंड दिस इज वॉल्यूम, दिस इज टेम्परेचर, or this is let's say time, anything, this will remain constant, this remains a straight line like this, a line parallel to x axis। मतलब प्रेशर की वैल्यू भाई साहब हमने कांस्टेंट कर दी, वो और किसी भी पैरामीटर पे डिपेंडेंट नहीं है। तो यार अगर तुम्हें इतनी बात समझ में आई है तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर देखते हैं यार, वो है वर्क डन। और वर्क डन इज इक्वल टू पीडीवी। समझ रहे हो क्या मेरी बात को? तो यार वर्क डन इज पीडीवी एंड if pressure is constant this comes out, this is dw। तो w is equal to p into v2 minus v1। यार क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट तो हम डायरेक्टली dv को इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो दिस इज द फॉर्मूला, यानी कि p डेल्टा v। और अगर तुम्हें इतनी बात समझ में आती है, अगर मैं हीट सप्लाइड की बात करूँ, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी प्लस पी डेल्टा वी, एन सी वी डेल्टा टी प्लस एन आर डेल्टा टी। अच्छा अब ये बताओ, ये हमने कहाँ से लिखा? यार ये चीज़ जो हमने लिखा आइडियल गैस इक्वेशन से, आइडियल गैस इक्वेशन का इस्तेमाल किया है हमने। तुम समझ रहे हो, मैं बता देता हूँ तुम्हें। पी वी इक्वल टू एन आर टी। अब प्रेशर कांस्टेंट है तो पी डेल्टा वी इज एन आर कांस्टेंट है डेल्टा टी। यार जब तुम वॉल्यूम में चेंज करोगे तो बस एक ही टर्म चेंज हो सकता है राइट साइड, और वो है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का जो चेंज है वो प्रोपोर्शनल होगा वॉल्यूम के चेंज में, हमें इस इक्वेशन से पता चलता है। तो बस उसी का एप्लीकेशन है। मूविंग फॉरवर्ड, एन डेल्टा टी सी वी प्लस आर is delta Q। Now this term is called nothing but, okay, so molar heat capacity, molar heat capacity at constant pressure। This is called molar heat capacity at constant pressure
CV प्लस आर, और यार CV प्लस आर इज इक्वल टू CP लिखते हैं अपन, and R is CP minus CV. So this is another one of the most important relations which has to be established. यार हमने CV की डिस्कशन लास्ट वीडियो में करी थी लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम वाले पार्ट में, और हमने देखा था कि कैसे इंटरनल एनर्जी CV पे डिपेंड करता है, और वो NF/2 होता है, सॉरी F/2 होता है, वह F इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर उस वीडियो को नहीं देखा तो जाके जरूर देख लो। Okay, so now we are moving forward to isochoric process. Okay, so isochoric process is one of the most important processes which you are gonna deal with. यार ये सब स्टैंडर्ड प्रोसेसेस है। इसके बाद एक एडियाबेटिक प्रोसेस आएगा, उसके बाद एक पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस आएगा, और जिसमें हम हर तरह की चीज़ों की बात कर रहे होंगे। तो अभी तुम इस पे ध्यान दो। आइसोकोरिक मतलब होता है जिसमें सेम वॉल्यूम रह जाता है। तो यार अगर मैं इसकी बात बताऊँ तुम्हें, if this is the volume and this is temperature, this is pressure, this is time, this has to remain constant at any with any parameter. ये ग्राफ बस ये दिखाता है कि ये और किसी पैरामीटर पे डिपेंडेंट नहीं होता है, और ये हर हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। सो अगर मैं यहाँ पे वर्क डन की बात करूँ तो dW इज इक्वल्स टू PdV विच इज जीरो। मतलब dW इज जीरो, तो dW का इंटीग्रल इज जीरो। मान लो अगर कोई ग्राफ है, ग्राफ इंटीग्रेशन क्या देता है, एरिया अंडर द कर्व, और वो जीरो है, तो एरिया अंडर द कर्व क्या आएगा, एरिया इज इक्वल टू जीरो। तो यार काफ़ी सिंपली अगर तुम चीज़ों को देखो तो तुम्हें पता चलेगा कि आइसोकोरिक प्रोसेसेस में वर्क डन जीरो होता है। अब अगर मैं हीट सप्लाइड की बात करूँ, अभी तक आइसोकोरिक प्रोसेसेस की ही बात हो रही है। अगर मैं हीट सप्लाइड की बात करूँ, डेल्टा क्यू is equal to delta U plus W, and this we have written from the first law of thermodynamics, and del W is 0, so delta Q is equal to delta U. So delta Q is equal to delta U is nothing but NCV delta T. So this is one of the important formulas for the heat supplied uh, when at constant volume. This is molar heat capacity हीट रह गया, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो यार तुम इतनी चीज़ों को देखो कि ये मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम काफ़ी इंपॉर्टेंट सा चीज़ था ये। यार इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं, देखो क्या आता है। इसके बाद वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेसेस आता है जिसमें सबसे ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलेंगी अभी, वो है एडियाबैटिक प्रोसेस। यार तुम आइसोबारिक और आइसोकोरिक प्रोसेसेस की पीवी कर्व अपने से बना सकते हो, क्योंकि वो काफ़ी सिंपल सा चीज़ है, उसमें ज़्यादा टाइम बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है। सो यार एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, जब डेल्टा क्यू जीरो है तब वो प्रोसेस एडियाबैटिक है। यार ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, तुम समझो इसे। ये साउंड वेव चैप्टर में भी यूज़ होता है। अगर तुमने वेव की वीडियो देखी है जिसमें मैंने स्पीड ऑफ वेव्स की बात की थी, तो उसमें मैंने बताया था कि साउंड वेव का जो ट्रैवलिंग होता है एक मीडियम में, वो एडियाबैटिक होता है, क्योंकि उतना टाइम नहीं मिल पाता है कि हीट एक्सचेंज हो पाए। तो यार तुम देखो, अगर ये एक वेसल है, मान लो किसी न किसी इंसुलेशन के माध्यम से तुम ऐसा कर पा रहे हो कि हीट जो है, हीट इसके अंदर रह रहा, मतलब हीट स्केप नहीं हो रहा है। मान लो ये पार्ट जो है, ये एक एडियाबैटिक कंटेनर बना दिया तुमने। तो यार एडियाबैटिक कंटेनर ही है। आई होप तुम समझ रहे हो अगर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यार जब हीट स्केप या हीट एंटर नहीं कर पाता है बाहर की सराउंडिंग से, तो ऐसे में भी बहुत सारे प्रोसेस हो जाते हैं। यानी एक्सपेंशन हो सकता है, या फिर तुम ये करा सकते हो, उसे कंप्रेस करा सकते हो। बट यार ऐसे प्रोसेसेस को हम एडियाबैटिक कहते हैं। समझ रहे हो क्या, दीज आर एडियाबैटिक वॉल्स। आई होप आई एम क्वाइट क्लियर टू यू।
या मूविंग फॉरवर्ड अगर डेल्टा क्यू 0 है तो माइनस डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस इज इक्वल टू प्लस डेल डब्ल्यू। यार अब यहाँ पे हम डिफरेंशियल टर्म्स का यूज़ कर रहे होंगे तो डी यू माइनस डी यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू, क्योंकि हमें रिलेशन इस्टेब्लिश करना। और एक चीज़ तुम हमेशा फिजिक्स में याद रखना, जब भी तुम्हें कोई रिलेशन इस्टेब्लिश करना हो किसी भी चैप्टर में, सिर्फ यहाँ पे नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी हो सकता है वो, तुम हमेशा हमेशा डिफरेंशियल टर्म्स का इस्तेमाल करना। सो या मूविंग फॉरवर्ड माइनस ऑफ एन सी वी डी टी is equal to PdV minus of n CV dt is equal to nRT dV by V. I hope this is clear to you. अब यहाँ से तुम n और n कैंसिल कर सकते हो। अब देखो यहाँ से क्या आ गया, बस ये रिलेशन यहाँ पे लिख लो एक बार, माइनस सी वी डी टी इज आर टी इंटू डी वी बाई वी। Yeah. So now if I integrate both sides, what do I get? That is quite important. So first of all, minus Cv into dt by t is equal to r dv by v, and integrate both sides now. So minus Cv into ln of t2 by t1 r into ln of v2 by v1. सो अगर मैं लॉन के अंदर माइनस साइन ले लूँ सी वी इंटू लॉन ऑफ टी वन बाई टी टू आर इंटू लॉन ऑफ वी टू बाई वी वन, समझ रहे हो क्या? तो यार यहाँ से एक रिलेशन आता है जो कि एक्सपोनेंशियल पावर्स में आता है, और इसके बाद क्योंकि वो मतलब सिंप्लीफिकेशन काफ़ी सिंपल है, तो मैं आशा करता हूँ कि ये तुम अपने से कर लोगे। मतलब मैंने सारा कुछ कर दिया, मैंने दिखा दिया कि कैसे आता है, और ये किसी भी प्रोसेस, किसी भी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए वैलिड है। तो यार इसके बाद जो फाइनल रिलेशन आता है उसकी ओर चलते हैं यार, वो है पी वी रेस टू द पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब तुम यार पी वी रेस टू द पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट दे दिया तो तुम किसी भी प्रोसेस के लिए ये अब लाइक मतलब किसी भी पैरामीटर के लिए तुम रिलेशंस डिराइव कर सकते हो इसके बाद, क्योंकि यार हमने इसकी दे दी पी और वी में दे दिया। तो यार अगर पी वी कर्व की बात करें तो ये जो है कुछ इस टाइप का ग्राफ होता है इसका। एक मिनट फिर से बना देता हूँ यार, ये हाइपरबोला से थोड़ा ज़्यादा स्टीप होता है। क्यों स्टीप होता है बता देता हूँ। ये एडियाबैटिक है और ये आइसोथर्मल है। यार अब ये ऐसा क्यों होता है, ये डिस्कशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस कभी कभार आ जाते हैं, तो ये तुम्हें आना चाहिए कि ये कैसे हो रहा है। तो देखो मैं बता देता हूँ तुम्हें यार, अगर मैं पी वी रेस टू द पावर गामा, अब ये स्टीप क्यों है वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अगर देखो पी वी रेस टू द पावर गामा इक्वल टू के, अब तुम दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, डी पी वी रेस टू द पावर गामा, प्रोडक्ट रूल से डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, गामा इंटू वी रेस टू द पावर गामा माइनस वन डी वी इंटू पी इज इक्वल टू 0। अब यार डी पी बाई डी वी की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। डी पी बाई डी वी इज वॉट, पी इंटू गामा इंटू वी रेस टू द पावर गामा माइनस वन बाई वी। तो यार ये एक नीचे वी बच जाएगा, तो एक नीचे वी बच जाएगा तो आ जाएगा पी गामा बाई वी। तो यार देख रहे हो कि तुम गामा का एक एक्स्ट्रा टर्म है, माइनस साइन रहेगा यहाँ पे, और इस गामा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, गामा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 एंड गामा इज इक्वल टू सी पी बाई सी वी। यार अगर इतनी चीज है तो आई होप कि मतलब ये तुम्हें क्लियर होना चाहिए, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें करके दिखाई है तुम्हें। तो हाँ, तो हम लोग कहाँ थे? यस, सो वी वर एट दिस प्लेस। सो गामा इज इक्वल टू सी पी बाई सी वी, ये हम ले आए अपने आप, एंड हमें पता चल गया कि जो एडियाबैटिक प्रोसेस का कर्व होता है वो थोड़ा ज़्यादा स्टीप होता है, एंड
let's see, let's move forward again and let's move forward to polytropic and work done की बात हमने नहीं की. So yeah, work done. ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फॉर्मूला आएगा, तो इसे तुम्हें हमेशा याद रखना पड़ेगा यार. अगर वर्क डन की बात करूँ, सो वर्क डन होता है पी डी वी का इंटीग्रल विच इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ एन सी वी डी टी. अब डी टी क्या है भाई? चलो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि अगर वॉल्यूम्स और टेम्परेचर के टर्म्स में दिए हुए हैं तो तुम यार डिराइव कर सकते हो. अगर वर्क डन की बात करूँ तो वो आता है कुछ नहीं बट लेट्स सी. एक मिनट. हाँ, तो अगर मैं पी डी वी की बात करूँ तो ये आ जाएगा क्या, देखते चलो. सो पी इंटू डी वी एंड पी इज इक्वल टू पी वी की पावर गामा इज के के बराबर विच इज अ कांस्टेंट. So it becomes an integral of k into dv by v raised to the power gamma, and this comes out to be k by gamma minus 1, and here comes out a minus sign, and here we have what, uh, 1 by v raised to the power gamma minus 1 v2 minus 1 by v1 raised to the power gamma minus 1. तो यार काफ़ी सिंपल सा फॉर्मूला आ रहा है, और अगर तुम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हो तो ये आ जाएगा एन आर डेल्टा टी बाई 1 माइनस गामा. यार दिस इज द फॉर्मूला, फाइनल फॉर्मूला विच यू नीड टू रिमेंबर. वो सारे डेरिवेशन में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर एक अलग टाइप का प्रोसेस आ गया तो तुम्हें एक जनरल अप्रोच आना चाहिए. हम एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए इसे देख रहे हैं तो तुम्हें बाकी सारे प्रोसेसेस के लिए भी आना चाहिए. तो यार अब जो मोलर हीट कैपेसिटी आती है, molar heat capacity at constant pressure नहीं, molar heat capacity जो आती है वो आती है CV प्लस R बाई 1 माइनस गामा. अब चेक करो ये क्या आएगा, CV प्लस R बाई 1 माइनस गामा, एंड R को हम लिख सकते हैं CP माइनस CV, ज़रूर लिख सकते हैं. सो देखो CP माइनस CV बाई 1 माइनस सी बी बाई सी वी, यानी ऊपर -1 और सी वी ऊपर जा रहा है. दिस कम्स आउट टू बी सी वी माइनस सी वी विच इज 0. सो एडियाबैटिक प्रोसेस का मोलर हीट कैपेसिटी 0 आ रहा है. इसका मतलब क्या होता है तुम समझ सकते हो क्या यार? अगर तुम हीट सप्लाई नहीं भी कर रहे हो तो भी टेम्परेचर बढ़ सकता है, अगर तुम हीट सप्लाई नहीं कर रहे हो तो भी टेम्परेचर घट सकता है. मोलर हीट कैपेसिटी 0 होने का मतलब बस यही है. मोलर हीट कैपेसिटी इज द हीट विच नीड्स टू बी सप्लाइड टू 1 मोल ऑफ द सैंपल ऑफ गैस टू इंक्रीज इट्स टेम्परेचर बाय 1 यूनिट. और यार यहाँ पे तुम हीट सप्लाई नहीं कर रहे हो तो भी टेम्परेचर बदल रहा है, तो भी प्रेशर बदल रहा है, तो भी वॉल्यूम बदल रहा है, और जब सारे पैरामीटर्स बदल रहे हैं तो ऑटोमेटिकली टेम्परेचर बदल रहा होगा. एंड दिस इसलिए मोलर हीट कैपेसिटी जो है वो 0 आता है. अगर तुम मोलर हीट कैपेसिटी बात करो किसकी, अगर आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करो तो वो इन्फिनाइट आता है, क्योंकि अगर तुम इन्फिनाइट अमाउंट, इन्फिनाइट मतलब क्या, इन्फिनाइट एक बहुत बड़ी क्वांटिटी है, मतलब अगर तुम इन्फिनाइट अमाउंट में भी हीट सप्लाई कर रहे हो इट इज नॉट चेंजिंग. अगर बहुत ज़्यादा हीट सप्लाई कर रहे हो तो भी टेम्परेचर नहीं चेंज कर रहा है. सो वी एक्सपेक्ट एट सम पॉइंट विच इज बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, मतलब जस्ट एट द लिमिट ऑफ आवर इमेजिनेशन, अगर तुम उतनी हीट सप्लाई करोगे तो शायद 1 यूनिट से टेम्परेचर राइज कर जाए. तो चलो आगे बढ़ते हैं यार. अब इसके बाद एक और टॉपिक आता है, वो होता है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस. अब पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यार इससे क्वेश्चंस बनते हैं डायरेक्टली. हाँ जी, तो अगर मैं पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की बात करूं तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आता है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में वो क्या है. देखो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस एक रिलेशन देता है सबसे पहले तो तुम्हें.
पी वी रेस टू द पावर एक्स इज कांस्टेंट। यार जब x नॉट इक्वल टू गामा, x नॉट इक्वल टू 0 एंड x नॉट इक्वल टू 1, जब x गामा हो जाएगा तब ये एडियाबैटिक हो जाएगा, जब x 0 हो जाएगा तब ये हो जाएगा आइसोबारिक, और जब x 1 हो जाएगा तो ये हो जाएगा आइसोथर्मल। तो यार जब ये सारी चीज़ें नहीं होती है तो यार जो प्रोसेस है वो हो जाता है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। तुम देखो, समझो बात को ध्यान से। देखो, अगर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है तो इसका मतलब क्या, सम प्रोसेस विच इज अननोन टू अस, बट या वी कैन श्योरली फाइंड द रिक्वायर्ड थिंग्स। यार जब ये p रेज टू द पावर x में तुम टेम्परेचर वॉल्यूम, टेम्परेचर प्रेशर, इस तरह की चीज़ों में भी रिलेशंस निकाल सकते हो। एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर वर्क डन। यार एकदम सिमिलर प्रोसेस लगाना है PdV वाला जो तुमने पिछले एग्जाम्पल यानी कि एडियाबैटिक प्रोसेस में लगाया था। काफ़ी सिंपल सा चीज़ है, NR∆T/1 - x। यार ये वर्क डन का फॉर्मूला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो इतना वर्क डन होता है। एंड अगर तुम मोलर हीट कैपेसिटी की बात करो, ये हो जाता है CV + R/1 - x। अगर तुम्हें ये दो फॉर्मूलाज याद है, तुम ऐसे भी बहुत कुछ उखाड़ रहे हो जीवन में, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं भाई थर्मोडायनामिक्स में फॉर्मूला से। उसमें देखो वेरिएशन तो नेचुरली दिए जा ही सकते हैं, और मैं वेरिएशन वाले क्वेश्चंस एडवांस्ड वीडियो में लूँगा भी, जिसमें मैं डिफरेंट वेरिएशंस के साथ प्रॉब्लम्स को करा रहा हूँ। बट अभी के लिए यार इतना चीज़ तुम्हारे लिए जानना काफ़ी है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में। और यार अब देखो, मैं तुम्हें बता देता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। देखो, तो सबसे पहले तुम्हें क्या क्या याद आना चाहिए थर्मोडायनामिक्स में? लॉज याद होने चाहिए, प्रोसेसेस याद होने चाहिए, डेरिवेशन याद होने चाहिए, और उसके बाद जाके फॉर्मूला याद होना चाहिए। यार हर चीज़ एक लाइन में पढ़ोगे तो बेस्ट आउटपुट आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। लॉज, प्रोसेसेस, डेरिवेशंस, एंड फाइनली यू नो व्हाट, दे आर द फॉर्मूले। यार डेरिवेशंस इसलिए याद होने चाहिए क्योंकि ये एडवांस्ड में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि एक डिफरेंट केस आ सकता है तुम्हारे पास, तो तुम्हें फॉर्मूला अपने आप से जनरेट करना पड़ेगा। और यार अगर प्रोसेसेस की बात करें तो ये भी एडवांस में मल्टीपल करेक्ट में पूछे जाते हैं। लॉस की भी बात करें तो ये भी एडवांस में पूछे जाते हैं। फॉर्मूला में बात करें तो ये एडवांस प्लस मेन, तो ये दोनों भी एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मेंस के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो यार ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, इसलिए हम कार्नोट साइकिल, हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर को नेक्स्ट वीडियो में ले रहे होंगे। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी, स्टे पॉजिटिव, स्टे ऑसम। और अगर यार वीडियो से थोड़ा भी हेल्प मिले हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। जय हिंद।